पुराने किसानों की सर्दियों की जंग। हे दोस्तों, आज हम बात करेंगे मध्यकालीन किसानों की जिंदगी की, जो थी एकदम दिल छू लेने वाली और साहस भरी। ये आम लोग जो अपनी छोटी छोटी झोपड़ियों में रहते थे, वे कैसे बेहद ठंडी और क्रूर रातों में भी जिंदा रह पाते थे, वो जानना दिलचस्प होगा। उनके पास ऐसे तरीके थे जो दिखाते हैं उनकी मेहनत, समझदारी और हिम्मत। तो आराम से बैठो, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना, लेकिन केवल तभी जब आपको मेरी बात पसंद आए। अब थोड़ा लाइट कम कर लो, अगर चाहो तो पंखा चला लेना ताकि हल्की हल्की हवा का शोर बने और हम आज की इस सफर की शुरुआत करें। जब आप मध्यकालीन जिंदगी के बारे में सोचते हो तो शायद आपके दिमाग में शूरवीर, बड़ी बड़ी दावतें और मेला तवायफ की बातें आती हों, लेकिन असलियत ये थी कि आम किसान के लिए सर्दी कोई त्योहार नहीं थी, बल्कि एक भयानक चुनौती थी। आज रात कैसे बचेंगे? ये मौसम सिर्फ ठंडा नहीं था, बल्कि एक ऐसा मास्टर था जो हर साल आता और आपको अपनी कड़वी सजा देता, बिना कोई दूसरा मौका दिए। सोचो, तुम एक छोटे से मिट्टी और लकड़ी के बने झोपड़ी में रहते हो, जिसकी दीवारें इतनी पतली कि बाहर से एक पक्षी की छींक भी सुनाई दे सकती थी। वहां न कोई इंसुलेशन था, न खिड़कियां, बस एक छोटा सा छेद जिसमें जानवर की खाल टांगी होती थी। अंदर का तापमान लगभग बाहर के मौसम के बराबर ही रहता था। अगर बाहर बहुत ठंड थी तो अंदर भी कुछ ज्यादा गर्मी नहीं मिलती थी, यानी रातें तो बस सबसे खराब होती थीं। अंधेरा सब कुछ निगल लेता था, हवा भूत की तरह चीखती थी और घर के अंगीठी में लगी आग भी बस ज्यादा से ज्यादा पास वाले की उंगलियां गर्म कर पाती थी। जो कमरे के दूसरी तरफ होते, उन्हें तो बाहर खुले में सोने जैसा ही ठंड सहनी पड़ती थी। कपड़े भी कोई मदद नहीं करते थे। किसानों के पास न तो ऊनी कोट होते, न ही गूंजी हुई रजाई। उनके पास कुछ खुरदरे ऊनी ट्यूनिक होते, एक मटमैला सा क्लोक और एक उम्मीद कि अगर इन सब को एक साथ पहन लिया जाए तो कहीं ना कहीं गर्मी मिल जाएगी। लेकिन ये उम्मीद भी अक्सर बेकार साबित होती। और बिस्तर, वो तो आमतौर पर भूसे या तिनके से भरे हुए बोरे होते थे, जिनमें कभी कभार कुछ पुरानी घास मिलाई जाती थी। और इनके साथ दोस्त भी रहते थे, पिस्सू, जो आपकी रातों को और ज्यादा मुश्किल बना देते थे। ठंड सिर्फ असहज नहीं थी, बल्कि खतरनाक भी थी। अंगुलियां जम जाना, शरीर का तापमान इतना गिर जाना कि जान पर बन आए, ये रोजमर्रा की बात थी, खासकर बच्चों और बूढ़ों के लिए। हर सुबह उठना और अपनी जान बची पाना एक छोटा सा चमत्कार होता था, और उस बची हुई जिंदगी का जश्न मनाने को बस एक थोड़ा कम जमी हुई शलजम का नाश्ता होता था। मध्यकालीन किसान की सर्दियों की लड़ाई आराम से नहीं थी। ये दांतों तले ऊनी कपड़े चबाने जैसी थी, पशुओं के साथ घुटने घुटने मिलाकर बैठने और दुआ करने जैसी थी कि सुबह आंखें खोलो तो भौहों पर बर्फ के टुकड़े न लगे हों। अगर आपको लगता है कि आपका कमरा ठंडा है क्योंकि खिड़की सही से बंद नहीं होती, तो मध्यकालीन किसान आपसे कहना चाहेंगे कि उनकी झोपड़ी दरवाजे और छत से झोंके आने वाली ठंडी हवा से भरी हुई हवा के बड़े बड़े रास्ते जैसी होती थी। उनकी झोपड़ियां, जो इतिहासकार वेल एंड डॉर्प कहते हैं, असल में लकड़ियों से बनी बड़ी बास्केट जैसी होती थीं, जिन्हें कीचड़, भूसे और जानवर के गोबर से पूरी तरह से भरा और पका दिया जाता था। जी हाँ, गोबर। ये गंदा लग सकता है, लेकिन ये सस्ता और चिपचिपा इंसुलेटर था। हालांकि ये दीवारें सर्द हवा के सामने टिक नहीं पाती थीं। ठंडी हवा हर दरार से अंदर घुस जाती और पूरे घर में नाचती रहती। छतें, जो घास या भूसे से बनी होती थीं, बारिश और बर्फ में कुछ महीनों में ही झुक जाती, टपकती, और कभी कभी तो जंगली जानवर भी अंदर आ जाते थे। खिड़कियां अगर थीं भी तो बहुत छोटी और जानवरों की खाल या लकड़ी की पट्टियों से ढकी होती थीं। कांच तो इतना महंगा था कि यहां तक कि महल के मालिक के पास भी ज्यादा खिड़कियां नहीं थीं। किसानों के लिए तो ये एक बड़ी बात थी कि कहीं आंधी में खाल उड़ न जाए। घर के फर्श ज्यादातर बस दबे हुए मिट्टी के टुकड़े होते थे, जो बारिश या बर्फ में गीले हो जाते थे।
इससे घर के अंदर की मिट्टी गीली और कीचड़ भरी हो जाती थी, यानी जमीन से भी ठंड आती थी। अंदर हर कदम पर ठंड और नमी महसूस होती थी। ऊपर से सर्द हवा, नीचे से ठंडी मिट्टी और चारों तरफ गीली दीवारें। एक त्रिकोणीय हमला जो शरीर की गर्मी को चुराने पर तुला रहता था। लेकिन किसान शिकायत करने वाले नहीं थे। वे दीवारों के दरारों में काई भर देते, पुराने कपड़े भरकर हवा रोकते और एक दूसरे के करीब बैठकर खुद को गर्म करते। कभी कभी भेड़ की चर्बी भी दीवारों में रगड़ दी जाती थी ताकि ठंड से बचाव हो सके। एक तरह से ये लड़ाई उनकी चतुराई, जिद और थोड़ी बहुत मस्ती से जीती जाती थी। और अगर घर गिरता हुआ भी दिखता और सबसे बेहतर सुरक्षा मिट्टी और गोबर था, तो कम से कम ये बात तो हंसने जैसी थी जब आपके दांत ठंड से कांप रहे हों। और ये ठंड सिर्फ ऊपर से नहीं आती थी, बल्कि नीचे से भी आती थी। जमीन ही जम जाती थी और ठंडी मिट्टी सीधे आपकी हड्डियों में उतर जाती थी। घर के फर्श तो बस कुछ समतल जगह होती थी जहां कुछ भूसा या घास बिछाई जाती थी ताकि आपको आराम का झूठा एहसास हो। लेकिन असल में आप बस एक कदम दूर थे ठंडी और कठोर जमीन से। और ये ठंड इतनी खतरनाक थी कि अगर आप रात में कोई चीज गिराते तो वह बस जम जाती और अगली सुबह उसकी आवाज भी नहीं आती थी। किसान इसे पराफ्रॉस्ट कहते थे, जम चुकी ठंड की काल। किसान ठंड से लड़ने के लिए कुछ उपाय करते थे। कुछ लोग मोटे भूसे की चटाई फर्श पर बिछाते थे, जो या तो खुद जमी हुई होती या पड़ोसी के खेत से चोरी की हुई होती। पर ये भूसे जल्दी रेंगने लगते, सड़ जाते और आवाज करते। कुछ लोग सूखी घास की चटाई बिछाते और समय समय पर ऊपर से नई घास डालते रहते। इससे एक तरह की जमी हुई जंगली घास और पिस्सू का घर बन जाता। बिस्तर तो कुछ खास आराम देने वाले नहीं थे। जो लोग बिस्तर रखते थे वे लकड़ी के फ्रेम होते थे जिनमें भूसा या घास भरी होती थी। कोई मुलायम गद्दा नहीं, बल्कि खुरदरा और खुरचता हुआ चादर जैसा। सोते हुए अपने शरीर को हिलाना डुलाना इसलिए जरूरी था ताकि शरीर में खून दौड़े और ठंड न लगे। असल में किसान जम चुकी जमीन पर तो जीत नहीं पाए, बल्कि उससे ऊपर बेहद असहज रहने की कला सीख गए। अच्छी नींद का मतलब था कि आप सुबह उठो और आपकी सारी उंगलियां सुरक्षित हों। अगर ये हो गया तो समझो आप बाकी लोगों से बेहतर हो। मध्यकालीन किसान के घर का असली हीरो था अंगीठी, यानी आग का गड्ढा। ये आग ही थी जो ठंड, अंधेरा और उदासी से लड़ने में मदद करती थी। ज्यादातर घरों में भव्य चूल्हे नहीं होते थे, बल्कि जमीन में खोदा गया एक गड्ढा होता था जिसमें लकड़ी जलती थी। यहाँ आग ही एक आशा थी। लोग इसके चारों ओर बैठते, अपनी सर्द उंगलियां गर्म करते और कहानियां सुनते। लेकिन आग को बनाए रखना आसान नहीं था। लकड़ी की कमी, भीड़ और ज्यादा ठंड में आग बुझ जाती थी। फिर से आग जलाना हर रोज एक नया संघर्ष था। यहाँ किसानों के जानवर भी उनके साथ रहते थे। घास में मुंह छिपाकर या घर के कोनों में जमा होकर जानवर भी ठंड से लड़ते थे। कई बार किसान जानवरों के शरीर की गर्मी का सहारा लेते थे, जैसे बकरी या भेड़ को अपने पास लेकर सोते थे ताकि थोड़ी गर्मी मिल सके। इस रिश्ते में बहुत प्यार और भरोसा था। मध्यकाल में सर्दी से बचना एक जंग थी जिसमें जीतने का मतलब था जिंदा रहना। और इसके लिए किसानों ने बहुत ही अलग अलग तरीके अपनाए। सर्दी से लड़ने के लिए उनका पहला हथियार था गंदगी। हाँ, सही सुना आपने। उस वक्त लोग मानते थे कि अगर सर्दियों में ज्यादा नहाओगे तो बीमार हो सकते हो। तो उन्होंने इसे सीधा सादा हल निकाला, नहाना बंद। कपड़े धोना तो और भी मुश्किल काम था। साबुन नाम की चीज थी, लेकिन उसका इस्तेमाल बस खास मौकों पर होता था, जैसे जब कोई ऊंचे पद का पादरी आए या जब आप मरने वाले हों। कपड़ों की लेयरिंग आम बात थी, लेकिन वो जो आज हम करते हैं वैसा नहीं। वहां एक नई परत डालनी होती थी, लेकिन पुरानी उतारी नहीं जाती थी। मतलब आप पिछले महीने का कुर्ता पहने हुए ही उस पर नया ओढ़ावा डाल लेते थे। कुछ ही हफ्तों में आदमी चलता फिरता इतिहास संग्रह बन जाता था। हर दाग एक कहानी,
हर गंध एक संघर्ष। बाहर से देखने पर ऐसा लगता कि इन किसानों ने साफ सफाई छोड़ ही दी है, लेकिन उनके लिए ये सब एक तरह का सुरक्षा कवच था। वो गंदगी जो आज हमें अजीब लगती है, उस वक्त जान बचाने वाली ढाल थी। और जब हर कोई बदबू मार रहा हो तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। उस दुनिया में गंध मुक्त रहना कोई आदर्श नहीं था। अगर आपकी खाल पर मोटी चर्बी और गंदगी की परत चढ़ गई हो फरवरी तक, तो आप समझिए आप सर्दी के मुकाबले में जीत चुके हों। अब बात करें सोने की जगह की। अगर आप सोच रहे हैं कि उन किसानों के पास गद्देदार बिस्तर और रेशमी रजाइयाँ थीं, तो फिर से सोचिए। असलियत में उनका बिस्तर था एक लकड़ी का ढांचा जिसमें भरा होता था सूखा घास या भूसा। न कोई गद्दा, न कोई स्पंज, सिर्फ खड़खड़ाती सूखी घास जो आधी रात को चुभ भी जाती थी। कुछ लोग तो लकड़ी का ढांचा भी नहीं लेते थे, बस जमीन पर सीधे भूसा बिछाकर सो जाते थे। इसे आजकल शायद कोई प्राकृतिक नींद या धरती से जुड़ा अनुभव कहे, लेकिन असल में ये था कांटों भरा, गंध युक्त और कीड़े मकोड़ों से भरा हुआ बिस्तर। भूसा कुछ हफ्तों में सड़ जाता था, कीड़े आने लगते थे और फिर उसे बदलना पड़ता था। वो भी तब जब बिस्तर खुद चलने लगे। रजाई के नाम पर क्या था? कोई भेड़ की ऊन से बना मोटा कपड़ा या फिर कुछ पुराने कपड़े सिलकर बनाई गई चादर, बस। और वो भी हर किसी के पास नहीं होती थी। जब सर्द हवाएं चलती थीं तो लोग अपने सारे कपड़े पहनकर ही सो जाते थे, और कभी कभी तो पूरा परिवार एक ही बिस्तर में घुसकर सोता था ताकि एक दूसरे की गर्मी से जान बचाई जा सके। अब सोचिए, एक बिस्तर में माँ बाप, बच्चे, दादी, चाची, सभी एक साथ। एक तो सर्दी का कहर ऊपर से बगल वाला दांत पीस रहा है या खर्राटे मार रहा है। नींद आई तो चमत्कार ही समझो। और बात सिर्फ इंसानों की नहीं थी। जब सर्दी बहुत बढ़ जाती थी तो लोग अपने पालतू जानवरों को भी घर के अंदर ले आते थे। बकरी, मुर्गी, यहाँ तक कि सूअर भी। इससे कमरे में थोड़ी गर्मी तो बढ़ जाती थी, लेकिन बदले में आती थी एक जबरदस्त बदबू और हर सुबह गोबर हटाने की ड्यूटी। सोचिए, सुबह उठते ही सबसे पहला काम गाय के गोबर पर पैर रखना और फिर गालियां देना। अब जब इतनी ठंडी रातें हों तो रसोई कैसे चलती होगी? असल में खाना पकाने की जगह ही घर का हीटर होती थी। लकड़ी की आग जलती थी और वहीं सब जमा हो जाते थे। लेकिन दिक्कत ये थी कि घर में चिमनी नहीं होती थी, तो धुआं पूरा कमरे में भर जाता था। आंखों से आंसू बहते थे, खांसी रुकती नहीं थी, और फिर भी सब कहते थे, वाह क्या गर्मी है। यही वो पल था जब धुएं में बैठा किसान सोचता था, सांस नहीं आ रही पर कम से कम जम नहीं रहा। लकड़ियां भी कोई मुफ्त में नहीं मिलती थीं। लोग गर्मियों से ही उन्हें इकट्ठा करने लगते थे। पेड़ों से टूटी टहनियां, सूखी झाड़ियां और कभी कभी तो खुद गोबर के उपले। जब लकड़ियां खत्म हो जाती थीं तो घर के पुराने फर्नीचर को जलाना पड़ता था। अरे, वो पुरानी कुर्सी कहाँ गई? सर्दी खा गई। अब पेट की बात कर लेते हैं। ठंडी में भूख दो गुनी लगती है, लेकिन खाने के लिए होता था कुछ सूखा आटा, पुराने आलू, और अगर किस्मत अच्छी हो तो थोड़ी सी सूखी मछली। और हाँ, गोभी, वो भी अगर बर्फ में जम न गई हो तो। लोग सर्दियों में वही खाते थे जो गर्मियों में बचाकर रखा गया था। सूखे फल, अचार और मिट्टी के घड़ों में बंद कुछ अनाज। लेकिन ज्यादातर बार खाना ऐसा लगता था जैसे पेट तो भर गया पर आत्मा रो रही है। खाना पकाने के लिए भी आसान नहीं था। पानी जम जाता था तो पहले उसे गर्म करो, फिर उसे उबालो, फिर अनाज डालो, और जब सब हो जाए तब जाकर एक पतली सी खिचड़ी बनती थी जिसमें स्वाद तो नहीं लेकिन उम्मीद होती थी। लोग कहते थे, आज तो नमक भी है इसमें, दावत लग रही है। बाहर जाना मतलब आत्महत्या करना। खेत बर्फ में दबे होते थे, रास्ते फिसलन भरे, और अगर जरूरत से ज्यादा दूर निकल गए तो वापस लौटना मुश्किल। इसलिए लोग ज्यादातर समय घर के अंदर ही रहते थे, और जब रहना पड़े
तो कुछ तो करना पड़ता है। तो लोग कपड़े सिलते थे, टोकरियां बनाते थे, जाल बुनते थे और कहानियां सुनाते थे, वो भी डरावनी, ताकि सबका ध्यान ठंड से हटे और बच्चे जल्दी सो जाए। और अब आते हैं बीमारियों पर। ठंड में न तो दवाइयाँ थीं न ही डॉक्टर। अगर किसी को बुखार आया या खांसी हुई तो घर में बैठा कोई बुजुर्ग कहता, गुड़ खा लो, ठीक हो जाओगे, या फिर गरम पत्थर पेट पर रख दो। और अगर हालत बहुत बिगड़ गई तो सब प्रार्थना करने लगते थे। असल में सर्दी में बीमार पड़ना मतलब था किस्मत आजमाना। लेकिन सारी मुश्किलों के बीच एक चीज थी जो सबको बचाए रखती थी, साथ। पूरा गांव जैसे एक परिवार होता था, कोई अकेला नहीं होता। अगर किसी के पास खाना कम है तो पड़ोसी थोड़ा बांट लेता, अगर किसी का घर टूटा है तो सब मिलकर ठीक करते। और रात को जब बाहर हवाएं डरावनी आवाजें करती थीं, लोग एक जगह इकट्ठा होकर आग के पास बैठते थे। कोई बांसुरी बजाता, कोई कहानी सुनाता, कोई ऊन बुनती रहती और कोई बस चुपचाप आग की तरफ देखता, पर सब साथ होते। बच्चों के लिए सर्दी किसी सजा से कम नहीं थी, लेकिन उनके लिए खेलने का मतलब था बर्फ में फिसलना, एक दूसरे पर बर्फ फेंकना या फिर लकड़ी के टुकड़ों से खिलौने बनाना। हंसी गूंजती थी, भले ही पैर ठंड से सुन्न हो चुके हों। सर्दी लंबी होती थी, लेकिन जब पहला फूल खिलता था या पहला परिंदा चहचहाता था तो पूरा गांव जैसे सांस लेता था। लोग बाहर निकलते थे, सूरज को हाथ जोड़ते थे और कहते थे, बच गए इस बार भी। और इस तरह साल दर साल बिना बिजली, बिना हीटर, बिना गर्म जैकेट ये लोग सर्दी से लड़ते थे, धैर्य, जुड़ाव और थोड़ी सी जिद के साथ। क्योंकि असली ताकत न आग में थी न कंबल में, बल्कि उस जज्बे में थी जो कहता था, हम फिर से जी उठेंगे, बस ये ठंड कट जाए। वे सर्दियों की पहली दीवार थे। उदाहरण के लिए सामे को गले की बीमारियों से बचाव के लिए बुलाया जाता था, जो उस समय कोई छोटी बात नहीं थी। बर्फीली हवा का एक सांस भी आदमी को खांसी में जान निकालने की कगार तक पहुंचा सकता था। सेंट निकोलस सिर्फ भविष्य का हंसमुख गिफ्ट देने वाला संत नहीं था, वो सर्दी के महीनों में घरों को अचानक बर्बादी से बचाने के लिए भी पुकारा जाता था। हर रोज की जिंदगी में अंधविश्वासों ने अपनी जगह बना ली थी और वो सीधे जीने मरने से जुड़े थे। कुछ परिवार सोने से पहले आग की जगह पर पवित्र जल छिड़कते थे, उम्मीद करते हुए कि इससे बुरी आत्माएं या कम से कम शरारती ठंडी हवा दूर रहेगी। कुछ लोग खास पर्वों के बाद दरवाजों पर आशीर्वाद वाली चौक से निशान बनाते थे, ताकि गर्मी और किस्मत उनके घर का रास्ता खोज ले। मोमबत्तियां भी इस लड़ाई का हिस्सा थीं। कुछ खास निगरानी की मोमबत्तियां, जिन्हें गांव का पादरी या कोई बहुत धर्मभीरू बूढ़ी महिला आशीर्वाद देती थी, रात भर जलाकर रखी जाती थीं। ये टिमटिमाती लौ सर्दी की काली दीवारों के खिलाफ एक छोटी सी दुआ होती थी। और फिर सर्दी में दुआ किए बिना कोई रात पूरी नहीं होती थी। हे भगवान, बस इस रात को निकाल दो, अगली बार मैं अपने पड़ोसी से अच्छा व्यवहार करूंगा, यहां तक कि उस वाले से भी जो हर बार हमारी शलजम चुरा लेता है। ईश्वर में आस्था कोई दूर की बात नहीं थी, वो एक रोजमर्रा की तुरंत जरूरत वाली बातचीत थी। गांव के लोग विलासिता नहीं मांगते थे, बस जीने के लिए थोड़ी गर्मी, थोड़ा खाना और एक और दिन की उम्मीद करते थे। यह एक सीधी सादी कच्ची उम्मीद थी जो धुएं भरी छतों में फुसफुसाई जाती थी, प्रार्थनाओं में उलझी होती थी और खुरदुरी कंबलों के नीचे छुपी होती थी, जो उन्हें किसी तरह सर्दी की अंतहीन निर्दयी रातों से गुजरने में मदद करती थी। पर सारी होशियारी, दुआएं और जिद के बावजूद सच यही था कि कभी-कभी यह सब काफी नहीं होता। और जब सर्दी जीतती थी तो वो बस एक दो लोगों को नहीं ले जाती थी, वो पूरे परिवार, कभी-कभी पूरे गांव को चुपचाप बर्फ की चादर के नीचे दबा देती थी। कुछ सर्दियां खास तौर पर बेरहम थीं, जैसे 1315 की महामारी वाली सर्दी,
जब भारी बारिश ने फसलें बर्बाद कर दी, जानवर मर गए और हाड़ कंपाने वाली ठंड ने पहले से ही मुश्किल जिंदगी को एक धीमी पीड़ादायक तबाही में बदल दिया। लोग इतने मजबूर हो गए थे कि अफवाहें फैलने लगीं, जूतों की चमड़ा खाने की, पेड़ की छाल तक खा जाने की, और सबसे डरावनी बात, एक दूसरे को खाने की। अगर कोई आग बुझ गई तो वो बस असुविधा नहीं थी, वो मौत का पैगाम था। बिना आग की गर्मी के परिवार आखिरी बार एक दूसरे से लिपट कर बैठ जाते थे। कई बार वसंत आने पर पड़ोसी उन घरों को देखते जहां सब एक साथ जमे हुए होते थे, जैसे आखिरी सांस तक एक दूसरे को गर्मी देने की कोशिश कर रहे हों। घर भी गिर सकते थे, भारी बर्फ के भार या तूफानी बर्फीले तूफानों से। आधी रात को किसी छत का ढह जाना केवल दुखद नहीं, जानलेवा भी होता था। और अगर कोई मदद मांगने बर्फ में घुटनों तक ढंसता हुआ किसी पड़ोसी के पास पहुंचे तो यह जरूरी नहीं कि उसे जगह मिल ही जाए, खासकर तब जब पड़ोसी खुद ही तंगी में हों। बीमारियां और सर्दी में और ज्यादा पनपती थीं। भूख से कमजोर हुए शरीर और छोटे धुएं भरे घरों में निमोनिया, ब्रोंकाइटिस और दूसरी जानलेवा बीमारियां आसानी से फैल जाती थीं। दिसंबर की एक साधारण खांसी जनवरी में किसी का अंतिम संस्कार बन सकती थी। और फिर था वो चुपचाप डराने वाला मंजर, ठंडी से जला हुआ शरीर, उंगलियां, पैर की उंगलियां, यहां तक कि कान तक, सब काले पड़ जाते थे और अपने मालिकों से कट जाते थे, वो भी तब जब वे अब भी जिंदा होते थे। कुछ लोग सच में सर्दी से बच निकलते थे, पर उसकी कीमत होती थी अपने शरीर का कोई हिस्सा खोकर। वो लोग कहते थे, हम बच तो गए लेकिन सर्दी मेरे कुछ हिस्सा ले गई। लेकिन सबसे डरावनी बात सिर्फ मौत नहीं थी, बल्कि वो था इसका सामान्य होना। लोगों ने मान लिया था कि हर सर्दी में कुछ लोग नहीं बचेंगे। मौत कोई हैरानी की बात नहीं थी, वो तो बस एक और पड़ोसी थी जो बर्फ में लिपटा हुआ अपने नंबर का इंतजार कर रहा था। इसके बावजूद सर्दियों में मेडिवल गांव के लोग लड़ते रहे, दुख में, हिम्मत में, उम्मीद में, बस इसलिए क्योंकि जब तक आग में एक चिंगारी थी, जब तक एक सांस जमती हवा में लटकी थी, तब तक लड़ाई जिंदा थी। जब हम मेडिवल जमाने के इन लोगों को याद करते हैं, वो कीचड़ में सने, जमते पैरों वाले, धुएं में घिरे लोग, तो हम बस उनके दुख ही नहीं देख सकते। उनके संघर्ष के नीचे छिपी है एक ताकत, जिंदा रहने की जिद और इंसान की अकाट्य जिजीविषा। उन्हें हीटर नहीं मिले, गर्म जैकेट नहीं मिले या मुलायम गद्दे नहीं मिले। उन्हें यह भी भरोसा नहीं था कि वे वसंत तक जिंदा रहेंगे, पर जो चीज उनके पास थी और जो वो हमारे लिए छोड़ गए, वो थी टिके रहने की मिसाल। हर घास भरे बिस्तर, हर अपने हाथों से संवारा चूल्हा, हर दीवार की दरार में ठूंसी गई काय, यह सब इंसान की जरूरतों से उपजी रचनात्मकता का सबूत था। उन्होंने हार नहीं मानी, उन्होंने जमीन से सीखा, एक दूसरे से सीखा और हर बेरहम सर्दी से सबक लिया। उनके गांव बस जमीन के बांट से नहीं बने थे, वो साझा जिंदा रहने की समझ से बने थे। उन्होंने एक दूसरे को सिखाया कि बीमार की देखभाल कैसे करनी है, खाना कैसे बांटना है और यह भरोसा कैसे रखना है कि आज अगर तुमने किसी ठिठुरते पड़ोसी की मदद की तो कल कोई तुम्हारी करेगा। उनकी आस्था भी टिके रहने की एक शक्ल थी, डर से नहीं, उम्मीद से उपजी दुआएं कि शायद कल थोड़ी गर्मी होगी, थोड़ी रोशनी होगी, कि 100 काली रातों के बाद फिर से वसंत आएगा और जिंदगी किसी तरह फिर जमीन से फूट निकलेगी। और वो आई उनकी कुर्बानियों की वजह से, उनके छोटे छोटे लेकिन ठंड में जीते गए युद्धों की वजह से हमारी आने वाली पीढ़ियां आगे बढ़ पाएं। आज हर गर्म कंबल, हर गर्म घर, हर सर्दियों की शाम जब हम चाय के कप के साथ आराम से बैठते हैं, वो सब उसी जिद की देन है, उन मेडिवल गांव वालों की जिन्होंने हार मानने से इनकार कर दिया था। तो अगली बार जब तुम्हारे दोहरे कांच वाले खिड़की के बाहर हवा चीख रही हो, एक पल निकाल कर उन्हें याद करना, उन अनहाम बेखौफ लोगों को जिन्होंने कांपते हुए जिस
जिंदा रहने की विरासत को शुरू किया, वो आज तुम्हारे अंदर एक धड़कते दिल, एक सांस और एक जलती चिंगारी के रूप में जिंदा है। वही इन सब से दूर एक लड़की जो गलती से एक खेल में जा अटकी थी, वह एक दयालु लड़की थी, एक शिकार जो उस खतरनाक खेल में फंस गई थी जिसे उसने कभी बड़ी चालाकी से खेला था। धोखा उसके भाग्य का फैसला कर चुका था और अब अकेली टॉवर में एनी बोलिन अपनी आखिरी चाल का इंतजार कर रही थी। एनी बोलिन टॉवर ऑफ लंदन के बड़े हॉल में खड़ी थी। सामने अदालत में कई महान लोगों के सदस्य थे, जिनमें से कई अपनी रैंक और दौलत का आर्नी थे उसके उठने के लिए। अब वे उसके खिलाफ न्याय कर रहे थे, ठंडे और सतर्क, उस महिला को मिटाने के लिए जिसने कभी इंग्लैंड की तकदीर बदल दी थी। उसके खिलाफ आरोप चौंकाने वाले थे, कई पुरुषों के साथ व्यभिचार, जिनमें उसका अपना भाई जॉर्ज बोलिन भी शामिल था। राजा के खिलाफ बड़ा गद्दारी और साजिश। एक और दुनिया में रानी के खिलाफ ऐसे आरोप सोचना भी मुश्किल था, लेकिन यहां वे सिर्फ एक नाटक थे, एक कठोर प्रदर्शन जो हेनरी फवन को वहीं देने के लिए बनाया गया था जो वह चाहता था। एनी का पतन एक पतली कानूनी परत में लिपटा था। एनी ने अपने आप को उसी जज्बे के साथ बचाया जिसने कभी हेनरी का दिल जीता था। उसने हर आरोप को नकार दिया, बुद्धिमत्ता, सटीकता और एक अडिग संयम के साथ, जिसने उसके दुश्मनों को भी आश्चर्यचकित कर दिया। उसने उन्हें याद दिलाया कि उसे पवित्र तेल से अभिषिक्त किया गया था, भगवान द्वारा चुनी गई रानी के रूप में। उसने अपनी वफादारी, अपने बलिदान और अपने प्यार की बात कही, लेकिन यह सब बेकार था। फैसला पहले ही हो चुका था, इससे पहले कि एनी कोर्ट रूम में कदम रखती। यह मुकदमा अदालत और जनता के लिए एक तमाशा था, एक बार टूटे बिना दिखने वाली महिला का सार्वजनिक रूप से तोड़ना। गवाहों में से कई को मजबूर किया गया या रिश्वत दी गई। वे कई बार तारीखों और जगहों में उलझन में थे। सबूत कमजोर थे, अगर थे भी, लेकिन सच अब कोई मायने नहीं रखता था। एनी दोषी पाई गई। उसका भाई जॉर्ज और अन्य आरोपित पुरुषों को भी मौत की सजा दी गई। एनी को सिर कलम करके फांसी से बेहतर एक दयालु मौत दी जाएगी। जब फैसला पढ़ा गया और उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, वह सीधी खड़ी रही। उसका चेहरा फीका था, लेकिन उसका जज्बा अब भी जिंदा था। अंतिम पलों में सेल में वापस जाते हुए उसने साफ कहा कि वह मरने को तैयार है और प्रार्थना की कि भगवान उसकी आत्मा पर दया करे। जैसे ही दरवाजे बंद हुए, कोर्ट ने राहत की सांस ली। जो तूफान एनी थी, तेज, खतरनाक, अविस्मरणीय, लगभग खत्म हो गया था। लेकिन वे नहीं समझ पाए कि वे एनी बोलिन को मिटा नहीं रहे थे, बल्कि उसे धोखे, त्रासदी और कहानी में अमर बना रहे थे। मुकदमे के बाद एनी को टॉवर ऑफ लंदन में वापस लाया गया, न तो जीतने वाली रानी के रूप में, बल्कि मौत की सजा पाने वाली बंदी के रूप में। फिर भी अंत के सामने भी एनी टूटी नहीं। ठंडे टॉवर की दीवारों में उसने खुद को तैयार किया। वह घंटों प्रार्थना में बिताती, कठोर पत्थर की फर्श पर घुटनों के बल बैठकर, हाथ कसकर जोड़े, आवाज स्थिर। उसने कोई अपराध स्वीकार नहीं किया, क्योंकि वह कोई अपराधी नहीं थी। वह मरने से नहीं डरती थी, पर उसने प्रार्थना की कि उसकी मौत राज्य में शांति लाए और शायद उसकी छोटी बेटी एलिजाबेथ के लिए दया भी। जो महिलाएं उसके साथ थीं, जो कुछ बची थीं, वे चुपके से रोती थीं। एनी ने उन्हें सांत्वना दी। वह कहती, शायद कड़वे हास्य में, कि लोग उसे रानी के रूप में याद रखेंगे जिसने अपना सिर गंवा दिया। उसका काला हास्य ही था जिसने उसे भुलाया नहीं जा सकने वाला बनाया। हेनरी फेबन ने कोई दया नहीं दिखाई। वह पहले ही जेन सीमोर की तरफ देख चुका था। एनी के फांसी की तारीख तय होने से पहले ही हेनरी अपनी अगली शादी की तैयारी कर रहा था। इस अंतिम धोखे ने, जिसने एक राजतंत्र को उसके लिए बिखेर दिया था, सबसे गहरा जख्म दिया। 18 मई 1526 को एनी को बताया गया कि वह अगले दिन मरेगी। वह उस रात कम सोई।
अपनी आखिरी घड़ियां प्रार्थना में बिताई, भगवान से माफी मांगी उन सब के लिए जिन्होंने उसे दुखी किया, और शायद अपने लिए उस महत्वाकांक्षा और घमंड के लिए जिसने उसे यहां तक पहुंचाया। हेनरी ने एक फ्रांसीसी तलवारबाज की व्यवस्था की जो मौत को तेज, साफ और कम क्रूर बनाता था। यह एक छोटी दया थी जो शायद राजा के लिए आराम की बजाय उसकी आत्मा की शांति के लिए थी। सुबह होने पर एनी ने ध्यान से अंतिम पल के लिए कपड़े पहने, एक गहरे स्लेटी रंग की पोशाक, फर से सजी और लाल रंग की आस्तीन के साथ गरिमा और बलिदान के रंग। उसने अपने काले बाल एक साधारण टोपी के नीचे छुपाए, टॉवर की ठंडी सुबह की धुंध के बीच एनी बोलिन, रानी, माँ, जीवित रहने वाली लड़ाकू, आगे बढ़ी। कोई आंसू नहीं, कोई विनती नहीं, सिर्फ इतिहास की परीक्षा में आखिरी साहस। उसका अंत निकट था, लेकिन उसकी कहानी अभी शुरू हो रही थी। 19 मई 1536 की सुबह एनी बोलिन उस मंच पर चढ़ी जो टॉवर की दीवारों के भीतर बना था। छोटा समूह इकट्ठा था, दरबारियों, सैनिकों, कुछ गवाह। सब खामोश थे, जैसे पत्थर की दीवारें भी सांस रोक रही हों। एनी सीधी खड़ी थी, उसकी स्लेटी पोशाक ठंडी हवा में हल्की हल्की हिल रही थी। वह कोट में जितनी पतली लगती थी उससे भी कमजोर लग रही थी। चेहरा फीका लेकिन शांत, कोई हड़बड़ी नहीं, कोई टूटे हुए आंसू नहीं। वह मृत्यु का सामना उसी दृढ़ गरिमा के साथ कर रही थी जिसने कभी एक राजतंत्र को घुटनों पर ला दिया था। वह थोड़े शब्दों में बोली, ध्यान से अपने अंतिम शब्द चुना। उसने न तो आरोप लगाया न खुद को बचाया। उसने राजा के स्वास्थ्य और खुशहाली के लिए प्रार्थना की, उसी व्यक्ति के लिए जिसने उसे अंतिम पलों में छोड़ दिया था। एनी ने दुनिया को अपराधों की स्वीकारोक्ति नहीं बल्कि माफी दी। उसकी बहादुरी ने यहां तक कि उन लोगों को चौंका दिया जो उसकी हार देखने आए थे। फ्रांसीसी फांसी देने वाला जिसे जल्दी मौत सुनिश्चित करने के लिए लाया गया था, आगे आया। एनी घुटनों के बल बैठी, हाथ जोड़े, आंखें आसमान की ओर उठी। एक सफेद कपड़ा उसकी आंखों पर बांधा गया। तलवार एक बार चमकी, चुप, तेज, और एनी बोलिन, रानी, मां, इतिहास बनाने वाली, अब नहीं रही। उसे जल्दी से टॉवर के मैदान में बिना किसी निशान वाली कब्र में दफनाया गया, एक तीर के संदूक में, क्योंकि उसके लिए कोई सही ताबूत तैयार नहीं था। कभी सोने के मुकुट से सजी रानी अब बिना किसी समारोह के मिटने को छोड़ दी गई। लेकिन एनी की कहानी वहीं खत्म नहीं हुई। उसकी बेटी एलिजाबेथ, उस बच्चे की जन्म जिसने कभी राजा को निराश किया था, वह इंग्लैंड की सबसे महान महारानी बनकर उभरी। एलिजाबेथ आई, वर्जिन क्वीन, जिसकी शासनकाल में अंग्रेजी कला, शक्ति और वैश्विक प्रभाव फूटा। एक ऐसी रानी जिसने अपनी मां की तेज दिमाग, मजबूत आत्मा और अडिग धैर्य विरासत में पाई। एनी बोलिन ने इंग्लैंड का रास्ता हमेशा के लिए बदल दिया। उसकी महत्वाकांक्षा ने रोम से अलग होने और इंग्लैंड की चर्च की शुरुआत को प्रेरित किया। उसका पतन दुनिया को दिखाता है कि रानियां भी भुला दी जा सकती हैं, लेकिन उसके खून में, उसकी बेटी के माध्यम से एनी की विरासत किसी मुकुट से अधिक चमकी। आखिरकार एनी बोलिन ने अमरता पाई, अपनी जिंदगी में बचने से नहीं बल्कि इतिहास पर अपने गहरे प्रभाव से।